दोस्तों अभी लास्ट रिपोर्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हूतीस के जो एक बहुत बड़े नेता हैं सैयद अब्दुल मलिक अल हौती, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब लाल सागर और अदन की खाड़ी के अलावा हिंद महासागर और अफ्रीका का जो समुंदर है उन समुद्रों में भी हम इजराइल और उससे जुड़े हुए सभी जहाज़ों पर अटैक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल मलिक अल हौती ने यह बयान अटैक करने के बाद ही दिया है, क्योंकि आज सुबह ही ये बयान उनकी तरफ से आया था और अब शाम को हूतीस के जो स्पोक्स पर्सन है याहिया सारी, उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी कि हिंद महासागर के आसपास हमने इजराइल और अमेरिका के 3 जहाज़ों को अटैक किया। आज हूतीस ने समुंदर के अंदर कहां कहां पर कौन कौन से जहाज़ों पर हमले किए हैं, इसकी पूरी जानकारी याहिया सारी की तरफ से दी गई है। हूतीस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने बताया कि हमने आज 5 जहाज़ों को निशाना बनाया। प्रशांत 01 बल्क कैरियर को लाल सागर में निशाना बनाया। लाल सागर में ही अमेरिका का जो विध्वंसक मौजूद है युद्धपोत, उसको भी निशाना बनाया। साथ ही साथ हिंद महासागर में अमेरिका और इजराइल से जुड़े 3 जहाज़ों पर भी हूतीस ने आज हमले किए। याहिया सारी ने कहा कि आज हमने कई सारे ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें समुंदर के अंदर 5 जहाज़ों पर हमने अटैक किया है। रमज़ान के महीने में हूतीस ने अपने हमलों को और तेज़ कर दिया है। खबर गाज़ा से आ रही है। गाज़ा के अंदर हमास ने भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कई सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं। हमास की तरफ से जो बयान आया है उसमें टुकड़े टुकड़े करना बताया गया है। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने बताया कि आज सुबह से शाम तक जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें अल ज़हरा शहर में 5 मरकबा टैंकों को निशाना बनाया गया। इजराइल के मरकबा टैंक कोई छोटे मोटे टैंक नहीं है, बहुत ताकतवर टैंक हैं। इसके अलावा अल ज़हरा शहर में ही हमास ने टीबीजी रॉकेट से इजराइल की पैदल सैनिकों के ऊपर भी हमले किए। 4 सैनिकों की बुरी तरह से मौत हो गई और बहुत सारे घायल हो गए हैं। हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि 4 सैनिकों के हमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो हमास भी लगातार गाजा के अंदर इजरायली सेना के ऊपर हमले किए जा रहा है। उधर लेबनान के बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और इसी के चलते हुए अभी कुछ देर पहले ही इजराइल के अंदर कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देखिए, अगर हमास सीज फायर के लिए राजी नहीं होता है तो अब हमें रफा पर ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी सेना को रफा पर ऑपरेशन करने की मंजूरी देते हैं, क्योंकि हमास किसी सौदे पर नहीं पहुंच पा रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग को लेकर अभी किसी तरह का बयान नेतन्याहू की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन रफा की धमकी दी है, क्योंकि वहां पर निहत्थे लोग हैं। हम अपनी सेना को मंजूरी देते हैं कि जाओ और ऑपरेशन शुरू करो। हमास राजी नहीं हो रहा है। हमास की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया है सीज फायर डील को लेकर। अब देखते हैं कि हमास के इस प्रपोजल पर इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हमास कह रहा है कि अगर ये शर्तें इजराइल मान लेता है तो हम राजी हो जाएंगे सीज फायर के लिए। हमास युद्धविराम का जो नया प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव में हमास ने 3 चरण रखे हैं और हर एक चरण 42 दिन का होगा। 42 दिन के 3 चरणों में सीज फायर का एक प्रस्ताव हमास की तरफ से रखा गया है। हमास ने कहा है कि जो पहला चरण होगा 42 दिन का, उस 42 दिन के पहले चरण में जितने भी लोग गाजा को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर, उनको इजराइल गाजा के अंदर वापस आने की इजाजत देगा। साथ ही साथ जो सलाह अल दील और अल रशीद सड़कों पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को इजराइल छोड़ेगा। हमास ने कहा है कि आपके जो कैदी हमारे कब्जे में हैं, उसमें जो महिलाएं हैं, हर एक महिला के बदले आपको उधर से 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें से 30 वो लोग हैं जिनको आपने उम्र कैद की सजा सुना दी है। 42 दिन का जो पहला चरण होगा उसमें इस तरह की शर्तें इजराइल अगर मानता है तो हम सीज फायर के लिए राजी होंगे। हमास ने कहा कि सीज फायर की डील का जो दूसरा चरण होगा उसमें सैनिकों की अदला बदली की जाएगी। इजराइल के कई सारे सैनिक हमारे कब्जे में हैं, हमारे भी कई सारे इलाके इजराइल के कब्जे में हैं, तो उनकी अदला बदली अगर इजराइल करता है तो दूसरा चरण यहां पर हो जाएगा। तीसरे चरण में हमास ने शर्त रखी है कि गाजा से पूरी तरह से नाकेबंदी हटाकर इजरायली सेना को वापस जाना पड़ेगा। हमास की अभी भी यही शर्तें हैं। हमास चाहता है कि पूरी तरह से सीज फायर हो जाए, इजरायली सेना वापस चली जाए गाजा से। हमास अभी राजी बैठा है सीज फायर करने के लिए, लेकिन नेतन्याहू इतनी आसानी से नहीं मानेगा और ना ही वो मान रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को एक जीत चाहिए है। नेतन्याहू सब कुछ लुटा चुका है गाजा के अंदर, सारी शक्ति लगा चुका है।
दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें गाजा के अंदर झोंकी जा चुकी हैं, लेकिन नेतन्याहू जो कुछ करना चाहता था वो अभी हासिल नहीं कर पाया है। इसीलिए वो अपनी सेना को ना तो वापस लेगा और ना ही परमानेंट वाला सीज फायर करेगा। उधर बड़ी खबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आ रही है। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट की बात करना अपने वक्त की बर्बादी करना है, लेकिन फिर भी खबर है तो आपको बतानी जरूरी है। भले ही कुछ फर्क पड़े ना पड़े, भले ही इंटरनेशनल कोर्ट कोई एक्शन ले या ना ले, लेकिन पूरी दुनिया के नजर में कुछ देश एक्सपोज हो रहे हैं। निकारागुआ एक देश है, इसके बारे में आपको बहुत दिन पहले बता चुका हूं। निकारागुआ ने फिलिस्तीन और गाजा के सपोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जर्मनी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। निकारागुआ का कहना है कि जर्मनी ने गाजा के नरसंहार में इजराइल का पूरा पूरा साथ दिया, बहुत सारे हथियार इजराइल को दिए। जितना जिम्मेदार इजराइल है उतना ही जर्मनी भी है, लिहाजा जर्मनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। निकारागुआ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जर्मनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि इस मामले पर पब्लिकली अगले महीने सुनवाई की जाएगी। जिस तरह से अभी हुई थी अफ्रीका और इजराइल वाले मामले में, इसी तरह की सुनवाई जर्मनी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगले महीने होगी। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया के सामने जर्मनी जैसे देश एक्सपोज जरूर होंगे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों से और करना चाहता हूं। देखिए, हम जो गाजा की लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये हम जानते हैं कि कैसे करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया चैनल, तमाम मीडिया चैनल खामोशी के साथ बैठ चुके हैं। गाजा की खबर कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक दो चैनल हैं जो गाजा के पल पल अपडेट आप लोगों को देते होंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि गाजा को हम आपको भूलने नहीं देंगे, भले ही कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आती रहें। अब आप कहेंगे फराज भाई मुश्किलें कैसी सामने आती हैं? दोस्तों, पूरी दुनिया यहूदियों की गुलाम बनी हुई है और हर सेक्टर में बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो यहूदी हैं। आपको लगातार मैं खबरें दे रहा हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत सारे ऐसे पेजेस को ब्लॉक कर देते हैं जो इजराइल के खिलाफ बात करते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं। अयातुल्ला खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। ये जो मार्क जुकरबर्ग है मेटा का, ये भी यहूदी ही है। इसके घर में भी यहूदी औरतें हैं। अल जजीरा के इस पत्रकार मुआताज अजाइजा को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इनके फेसबुक अकाउंट को मेटा ने ब्लॉक कर दिया, मार्क जुकरबर्ग ने बैन कर दिया। ये पत्रकार गाजा के अंदर शुरुआत से अभी तक थे। अभी कुछ दिन पहले ही गाजा को छोड़कर ये कतर वापस गए हैं। बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्होंने गाजा के अंदर की थी। इनके पेज को ही ब्लॉक कर दिया। मुश्किलें बहुत सारी आती हैं जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी को गलत कहते हैं जिनके बाप दादा खुद वही हैं, तो सोचिएगा कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा हम जैसे लोगों को भी। इसीलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। वीडियो को आता है जल्द से जल्द देखकर उसको आगे शेयर कर दिया करें। और हम वादा करते हैं कि गाजा की खबरें हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हम भी चुप होकर बैठ जाते हैं तो फिर गाजा का जो सच है वो हमारे यहाँ के लोगों को, आप जैसे लोगों को नहीं मिल पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।